किसी भी ऐसे का आधा हिस्सा थीसिस होता है। थीसिस स्टेटमेंट। अगर आपको थीसिस स्टेटमेंट बनाना आती है तो इसका मतलब यह है कि आपका आधा काम इंग्लिश ऐसे का आप कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट दरअसल पूरे ऐसे का मगज होती है, एसेंस होती है, एक्सट्रैक्ट होती है, सेंट्रल थीम होती है, उसका मेन स्टांस होती है। होपफुली यू हैव गॉट। अगर कोई भी ऐसे हो, चाहे वो पीएमएस का ऐसे हो, चाहे वो सीएसएस का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो एसडीओ पैरा का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो तहसीलदार का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे वो लेबर ऑफिसर का इंग्लिश ऐसे हो, चाहे असिस्टेंट डायरेक्टर का इंग्लिश एग्जाम का इंग्लिश ऐसे हो, तो इंग्लिश ऐसे चाहे वो पीपीएससी का है चाहे वो एफपीएससी का है, अगर आपको इंग्लिश ऐसे का जो भी आपने टॉपिक चूज किए उसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट अगर आप बना सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इंग्लिश ऐसे राइटिंग, चाहे वो 2 घंटे का इंग्लिश ऐसे है, चाहे वो 3 घंटे में आपने लिखना है, उसका आधा काम आप कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि वेल बिगन इज हाफ डन। अगर आपने बेहतरीन आगाज कर दिए, आपको पता चल गया कि मैंने इसमें करना क्या है, तो फिर आप इंग्लिश ऐसे आपके लिए मुश्किल नहीं होता। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है, थीसिस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स या मेथड्स हैं, थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कहाँ लिखी जाती है इंग्लिश ऐसे के अंदर, थीसिस स्टेटमेंट क्या आउटलाइन में हमें लाजमी लिखनी है या नहीं, और थीसिस स्टेटमेंट को जब हम दोबारा लिखते हैं अपने कंक्लूजन में जाके तो उसको रीस्टेट किन अल्फाज में किया जाता है। मैं 5 ऐसे के टॉपिक्स लूंगा और उनके ऊपर आपको थीसिस बना के दिखाऊंगा कि ये थीसिस स्टेटमेंट है, और फिर आपको बताऊंगा कि ये इस पूरे ऐसे का जो भी टॉपिक मैं चूज करूंगा बताऊंगा कि ये उसका सेंट्रल थीम क्यों है। और याद रखें, अगर एग्जामिनर की नज़र आपके थीसिस स्टेटमेंट पे पड़ती है तो उसको क्लियर हो जाता है कि ये ऐसे में क्या क्या चीज़ें लिखेगा। यूं आप बेसिकली एग्जामिनर को बता रहे होते हैं सादा अल्फाज में पूरे ऐसे की एक सेंट्रल लाइन, पूरे ऐसे का एक सेंटेंस के अंदर जो थीम होता है, यानी एक सेंटेंस के अंदर पूरे ऐसे की, चाहे वो 3,000 अल्फाज पे मबनी है, 2,000 अल्फाज पे मबनी है, तो 2,000 अल्फाज का या 1,200 1500 अल्फाज का या 800 से 1,000 अल्फाज का जो ऐसे होता है, अगर उसका क्रक्स निकाला जाए एक सेंटेंस में तो वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर डिटेल लेक्चर के लिए लेट मी स्टार्ट शेयरिंग स्क्रीन। थीसिस स्टेटमेंट है क्या? लेट मी जूम इट आउट फर्दर। थीसिस स्टेटमेंट क्या है? थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली ये है, जो वो ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बताता है कि पूरा ऐसे किस चीज के बारे में है। ये बताता है कि जो राइटर है जो ऐसे लिख रहा है उसका स्टांस या उसकी पोजीशन क्या है, उसका मेन आर्गुमेंट क्या है इस पूरे ऐसे के अंदर, और ये बताती है कि पूरा ऐसे जो है वो कैसे डेवलप होगा, उस ऐसे में क्या क्या लिखा जाएगा। ये थीसिस स्टेटमेंट बताती है सब कुछ एक ही सेंटेंस की शक्ल में, या अमूमन ये 2 सेंटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन आप एक सेंटेंस, 1.5 सेंटेंस या मैक्सिमम 2 सेंटेंसेस में पूरे ऐसे का बताना कि ये ऐसे किस चीज के बारे में, इस ऐसे के अंदर ये ऐसे कैसे डेवलप होगा, कौन कौन सी चीजें इसमें बयान होगी, और इस ऐसे के अंदर जो राइटर है जो ऐसे लिख रहा है उसका स्टांस, उसका आर्गुमेंट, उसका मेन टेक ऑन क्या है। और यूं कह सकते हैं कि पूरे ऐसे का एक सेंटेंस में जो उसकी समरी है, उसका जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल आर्गुमेंट है, मेन आर्गुमेंट है, वो थीसिस स्टेटमेंट होती है। मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको, जरा देखिएगा। टॉपिक है डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये टॉपिक है ऐसे का। डेमोक्रेसी, जमहूरियत जो है वो गवर्नमेंट की बेस्ट फॉर्म है, हुकूमत करने की बेहतरीन तरीका जो है वो डेमोक्रेसी है। ये टॉपिक है ऐसे का। मैं इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट आपको बताता हूँ कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट मैंने बनाई है, और ज़रा देखते हैं कि इस थीसिस स्टेटमेंट में है क्या। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर थीसिस स्टेटमेंट ज़रा देखें। ऑल्दो डेमोक्रेसी हैज सर्टन वीकनेसेस, अगरचे डेमोक्रेसी की कुछ कमियां कोताहियां इसमें हैं, कुछ शॉर्टकमिंग्स इसमें हैं, comma, it remains the best form of government because it ensures political participation,
प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। अगर ये डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन हुकूमत है, बेहतरीन हुकूमत का अंदाज होता है, क्योंकि ये सियासत के अंदर लोगों की शमूलियत यानी कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, जो लोगों के बुनियादी हकूक होते हैं उनकी सुरक्षा करती है, और इसी तरह अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब को ये प्रमोट करती है, फ़रोग देती है। यानी मैंने ये भी बता दिया कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं। यानी इस थीसिस स्टेटमेंट में बता रहा हूँ कि अपने ऐसे एग्जामिनर जो मेरा पेपर चेक करेगा कि मैं वीकनेसेस, डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेसेस भी बताऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ये मेरा स्टांस है, ये मेरी पोजीशन है कि वाकई डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दो बातें हो गई, और तीसरी बात मैं बता रहा हूँ, रीजंस बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है। उसकी मैंने तीन रीजन बता दिए कि ये क्या करती है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को इंश्योर करती है, ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, और तीसरी बात मैंने की है कि ये अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का जो निज़ाम होता है उसको फ़रोग देती है। तो इस थीसिस स्टेटमेंट में तीन बातें हैं कि डेमोक्रेसी की कुछ शॉर्टकमिंग्स भी हैं, वो मैं ऐसे में डिस्कस करूंगा। डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये मेरा स्टांस है। और डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों है, तीन वजूहात भी मैंने दे दी। ये तीन चीजें मिलकर क्या बना रही हैं, थीसिस स्टेटमेंट। ये पूरे इस मेरे ऐसे के अंदर का सेंट्रल थीम है। देखें, 1 से 1.5 सेंटेंस है सारा। आगे चलते हैं। थीसिस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट क्यों लिखी जाती है ऐसे के अंदर। याद रखें, अगर आपके ऐसे के अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ऐसे जो है वो जिग जैग है, हाफाजर्ड आपके अटेम्प्ट है, आपकी आप ना आप टारगेट नहीं है आपके पास, आप एमलेस हैं, आपका कोई एम नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई एक सेंट्रल थीम नहीं है, बस आप लिखी जा रहे हैं। और ऐसे जो ऐसा ऐसे जिसके अंदर थीसिस स्टेटमेंट नहीं होती, दैट इज अ फुटाइल अटेम्प्ट। आप कह सकते हैं वो एक ऐसी, वो एक डायरेक्शन लेस आपका सफर होता है, जिसमें आपकी गाड़ी कभी राइट साइड पे जाती है, कभी लेफ्ट जाती है, कभी लाहौर की तरफ जा रहे हैं, कभी रावलपिंडी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो उसमें आप मंजिल मकसूद पे नहीं पहुंचते, और जो आपका एग्जामिनर होता है वो कंफ्यूज रहता है, आप उसको फैसिलिटेट नहीं करते, और जब आप एग्जामिनर को फैसिलिटेट नहीं करते तो आप ऐसे में फेल कर दिए जाते हैं। तो एक बेहतरीन ऐसे एक बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट रखता है। और थीसिस स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जरा देखिए। एक थीसिस स्टेटमेंट के ये ऑब्जेक्टिव होते हैं कि पहली तो ये है कि वो ऐसे के अंदर पूरी डायरेक्शन क्लियर करती है, यानी रोड मैप देती है कि ये पूरा ऐसे जो है ये किस तरफ जाएगा, इसमें क्या क्या बयान किया जाएगा, इसमें कॉजेज बयान होंगे, इसमें इफेक्ट्स बयान होंगे, इसमें चैलेंजेस बयान होंगे, इसमें सॉल्यूशंस बयान होंगे, इसमें रोड अपना, इसमें वे फॉरवर्ड होगा, क्या होगा। तो ये डायरेक्शन देती है, ऐसे को रोड मैप है। दूसरी बात, ये एग्जामिनर को बताती है कि आपका आर्गुमेंट क्या है। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, यानी कि सपोज ये पूछा जाता है कि यूथ बल जो है, लोगों की, नौजवान लोगों की जो बढ़ती हुई तादाद है, आबादी जो है, ये डिविडेंड है या डिजास्टर है। यूथ बल्ज कॉलन डिविडेंड और डिजास्टर, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे क्योंकि इसमें आर का वर्ड आया है। तो बताएं कि यूथ जो बल्ज है, लोगों की, नौजवान लोगों की बढ़ती हुई आबादी है, ये सोर्स ऑफ इनकम है एक नेशन के लिए या डिजास्टर है। तो आपको एक स्टांस लेना पड़ेगा। तो वो जो आपका स्टांस होगा, वो जो आपका आर्गुमेंट होगा, वो बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्लियर हो जाता है। जैसे ऊपर वाला जो मैंने अभी थीसिस स्टेटमेंट पढ़ी, उसमें मैं बता रहा हूं कि डेमोक्रेसी रिमेन्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि डेमोक्रेसी बेहतरीन गवर्नमेंट की शक्ल है। तो पहली बात मैंने बताई कि थीसिस स्टेटमेंट का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ऐसे को डायरेक्शन देती है, ऐसे को डायरेक्शन लेस नहीं रहने देती, आपको एक टारगेट देती है, एक एम देती है, एक डायरेक्शन देती है, रोड मैप देती है। दूसरी बात मैंने ये बताई कि थीसिस स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बताती है एग्जामिनर को, जो आपका पेपर चेक कर रहा होता है, कि जो पेपर लिखने वाला बंदा है, जो कैंडिडेट है, जो एस्पिरेंट है, उसका क्या स्टांस है या आर्गुमेंट है, अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो। तीसरी बात ये है कि ये आपके पूरा ऐसे का को स्ट्रक्चर देती है। जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो पहले आप आउटलाइन बनाते हैं, आपको पता होगा आउटलाइन क्यों बनाते हैं, ताकि हमारे पास रोड मैप हो कि हमें लिखना क्या क्या है। इंट्रोडक्शन में ये लिखेंगे, चैलेंजेस में ये लिखेंगे, सोल्यूशन में ये लिखेंगे, रो अपना अपना जो वे फॉरवर्ड है उसमें ये लिखेंगे, और आगे कंक्लूजन। तो ये जो लेआउट होता है, ये जो स्पेसिमेन होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है, ये आपको पूरा एक, आप कह सकते हैं रोड मैप भी कह सकते हैं। तो ये आपका ऐसे कि कोई खास स्ट्रक्चर देती है कि यूं यूं आप बॉडी पैराग्राफ में चीज़ें आगे चलाएंगे। इसी तरह ये आपकी इररेलेवेंस और डिग्रेशन जो है उसको कंट्रोल करती है। आपके ऐसे के अंदर एक खास डायरेक्शन होनी चाहिए और इररेलेवेंट चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके ऐसे को रेलेवेंट बनाती है थीसिस स्टेटमेंट। जब आप थीसिस स्टेटमेंट बना चुके होते हैं, तो फिर आप उसी उन्हीं लाइंस के ऊपर, उन्हीं पगडंडियों पर चल के जाते हैं जिन पगडंडियों के ऊपर आपने थीसिस स्टेटमेंट उस्तवार की है।
ये ऊपर वाली मैंने थीसिस स्टेटमेंट अभी बयान की है, उसमें मैंने बताया है कि डेमोक्रेसी की कुछ वीकनेसेस हैं, लेकिन ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किन वजूहत की बुनियाद पे मैंने तीन वजूहत बताई। तो इसका मतलब ये है कि जिस ऐसे के अंदर ये थीसिस स्टेटमेंट है, उसमें डेमोक्रेसी की वीकनेसेस बयान की जाएंगी, तीन चार। उसके अंदर ये बताया जाएगा, स्टांस लिया जाएगा कि डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और उसमें उसकी वजूहत बयान की जाएंगी। दैट्स ऑल। इसके आसपास हम कहीं नहीं जाएंगे। इररेलेवेंस से बचाती है इंसान को। इसी तरह ये आपके स्कोर को इंप्रूव करती है। एग्जामिनर जो है उसको पता चलता है कि आपका आपका जो सेंट्रल थीम है, आपका जो मेन आर्गुमेंट है, आपका जो टेक ऑन है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बड़ा क्लियर है, तो आपको अच्छा स्कोर मिलता है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम देखते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे का जो टॉपिक है वो आर्गुमेंटेटिव ऐसे, दोनों में से आप एक आर्गुमेंट लेना होता है, या एनालिटिकल ऐसे। आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या नहीं है। तो आप जो स्टांस लेते हैं, जिन एसेज में आर का लफ्ज लिखा होता है, वो पक्के आर्गुमेंटेटिव एसेज होते हैं। अगर बाद को आर का वर्ड नहीं भी लिखा होता, तब भी उनके अंदर आर का वर्ड हिडन होता है। फॉर एग्जाम्पल, फेडरेशन इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब इस स्टेटमेंट में आर का वर्ड नहीं है, आर का मतलब ओ आर आर, या फेडरेशन इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अब इस स्टेटमेंट में अगरचे आर का वर्ड लिखा हुआ नहीं है, ऑब्वियस नहीं है, लेकिन एक्चुअली इसके अंदर है। कैसे कि फेडरेशन जो वफाकी निज़ाम है वो पाकिस्तान का फ्यूचर है या नहीं है। तो इसके अंदर आर जो है वो हिडन है। तो आप या तो इसके हक में जाएंगे या इसकी मुखालफत में जाएंगे। हक में जाएंगे तो आपका स्टांस क्या होगा, अगर मुखालफत में जाएंगे तो आपका क्या स्टांस होगा। और आर्गुमेंटेटिव एसेस में जो आप आर्गुमेंट लेते हैं, उसका काउंटर आर्गुमेंट भी बयान करते होते हैं। तो मेन आर्गुमेंट क्या है आपका, ये आर्गुमेंटेटिव एसे की पहचान होती है। एनालिटिकल एसेस में क्या होता है, अमूमन एनालिटिकल एसेस में वैसे टाइप्स ऑफ एसेस के ऊपर मेरे दो लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, आप उनको देख सकते हैं। मैं यहाँ पे मुख्तसर बता देता हूँ कि एनालिटिकल एसेस वो होते हैं जिसमें आपने एनालिसिस करना होता है कि किसी चीज़ के कॉजेज क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, किसी चीज़ के चैलेंजेस क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस किस तरह का होता है, पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर, सोशल ग्राउंड्स के ऊपर, डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स के ऊपर, रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर, टेक्नोलॉजिकल ग्राउंड के ऊपर, एजुकेशनल ग्राउंड्स के ऊपर, किसी वो आप ये इट्स अप टू यू। तो जब आप एनालिसिस करते हैं तो वो होलिस्टिक एनालिसिस होता है, हर लिहाज से 360 डिग्री का। तो उसके अंदर कॉजेज भी आएंगे, उसके अंदर इफेक्ट्स भी आएंगे, उसके अंदर सोल्यूशन भी आएगा, चैलेंजेस भी आएंगे, सोल्यूशन भी आएगा, वे फॉरवर्ड भी आएगा। तो ऐसे ऐसे के अंदर भी अब हमें देखना होता है पहले, जिनके थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले आप टॉपिक को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, एनालिटिकल ऐसे है, या डिस्क्रिप्टिव ऐसे है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर आप क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, जैसे किसी चीज़ की इंपॉर्टेंस बयान करना, जैसे किसी चीज़ का रोल बयान करना, रोल ऑफ मीडिया इन वेमेन एम्पावरमेंट, या इसी तरह आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान, कुछ भी है। तो जब जिन टॉपिक्स में आप चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, बयान करते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर देते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव एसेज होते हैं। तो आपने पहले देखना होता है थीसिस स्टेटमेंट बनाने के लिए कि पहले चूज देखें आप कि ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, या एनालिटिकल ऐसे है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है तो आपने क्लियर स्टांस लें उसके ऊपर, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव ऐसे में आपको एक आर्गुमेंट लेना पड़ता है। तो अपने आप से पूछें कि मैं ये जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, मैं इसकी मुखालफत में जाऊंगा या इसकी मुवाफकत में जाऊंगा। यानी मैं जो मेन आर्गुमेंट है वो मैं उसकी सपोर्ट करूंगा या उसके एंटी जाऊंगा। मैं एक टॉपिक देता हूं कि फेडरेशन इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। आप ये भी कह सकते हैं कि फेडरेशन इज नॉट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। जब आप ये स्टांस लेंगे तो फिर आप तीन चार आर्गुमेंट्स देंगे साबित करने के लिए कि फेडरेशन पाकिस्तान का फ्यूचर नहीं है। ये आपका स्टांस है, ये आपका आर्गुमेंट है। और काउंटर आर्गुमेंट होगा कि फ्यूचर फेडरेशन पाकिस्तान का फ्यूचर है। वो काउंटर आर्गुमेंट आप कदर कदर वीक देंगे, लेकिन मेन स्टांस जो भी आपका होगा, आपको देखना है कि मैं जो जो आर्गुमेंटेटिव एसेस होते हैं उसमें आपने बताना होता है कि मैं इसकी सपोर्ट करूंगा या मुखालफत करूंगा। सपोर्ट करेंगे तो उसके लिए चार आर्गुमेंट्स देंगे, अगर नहीं उसकी मुखालफत करेंगे फिर भी उसके चार आर्गुमेंट्स देंगे। तो आपका जो आर्गुमेंट है मेन, आप बताएंगे कि आप एग्री करते हैं टॉपिक से या डिसएग्री करते हैं आर्गुमेंटेटिव एसेस में। इसी तरह तीसरा स्टेप ये होता है कि आप रीजंस बताएं। अगर आप एग्री कर रहे हैं तो रीजंस दें, डिसएग्री कर रहे हैं तो रीजंस दें। इसी तरह दो से चार रीजंस आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं, मैंने एक यहाँ पे चीज़ों कुछ कुछ एक रेड लाइन में आपको चीज़ नजर आ रही होगी कि यूनिवर्सल फार्मूला थीसिस स्टेटमेंट का क्या है। अगर आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो तो आप टॉपिक बताते हैं, फिर आप उसके ऊपर आपका ओपिनियन या आपका स्टांस क्या है, फिर उसके ऊपर आप रीजंस बताते हैं। ये जो ओपिनियन का वर्ड मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं वर्ड स्टांस भी लिख रहा हूँ या आर्गुमेंट भी लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो मजीद। आर्गुमेंट का भी मैं, ये कैपिटल कर देता हूँ। तो आपका टॉपिक क्या है,
आपका आर्गुमेंट क्या है, उसके ऊपर आप उस आर्गुमेंट की आपकी रीजंस क्या है। ये एक जनरल, एक यूनिवर्सल, एक जनरल फार्मूला है थीसिस स्टेटमेंट को बनाने का। थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीजें होती हैं: टॉपिक क्या है, उसके अंदर आपका स्टांस क्या है, अगर आपका स्टांस है तो उसकी रीजंस क्या है। ये सादा सा फार्मूला है। ये बेसिकली फार्मूला अडॉप्ट किया जाता है आर्गुमेंटेटिव एसेस में। टॉपिक फॉर एग्जांपल देखिएगा जरा। टॉपिक है एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट। टॉपिक हमारा क्या है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। टॉपिक हमारा है, ये है इसकी थीसिस स्टेटमेंट। टॉपिक हमारा है एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट, कि जो तालीम है वो कौमी तरक्की की कुलीद है, कुंजी है, जामिन है। तो एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। या तो आप इसकी सपोर्ट में जाएंगे। अब ये कौन सा ऐसे है, इसके अंदर आर लिखा हुआ है बेसिकली, अगर आप समझने की कोशिश करें कि एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट या नॉट, ईदर आर, कि इधर एजुकेशन इज अ की टू नेशनल डेवलपमेंट आर नॉट। तो इसके अंदर अगर आर का वर्ड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे है कि आप बताएंगे कि या तो एजुकेशन आप कहेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट की है या नहीं है। अगर आप कहेंगे है तो आप रीजन देंगे। अब हर किसी को पता है कि एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट का की है, उसकी कुल्ली, उसकी कुंजी है। कि अगर एजुकेशन अच्छी होगी, चाहे वो वोकेशनल एजुकेशन है, चाहे वो स्पेशल एजुकेशन है, वो चाहे टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो कुछ किसी किस्म की भी एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है या फॉर्मल एजुकेशन है, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन है या सेकेंडरी एजुकेशन है या हायर सेकेंडरी एजुकेशन है, तो एजुकेशनल एजुकेशन जो है वो नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जाती है। तो अगर आपका ये स्टांस है, तो पहली बात तो ये है कि एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है। ये एक टॉपिक है आपका। फिर आपका स्टांस है कि वाकई लेके जाती है, ये स्टांस है। फिर उसकी फेवर में आप कोई रीजंस या उसके आर्गुमेंट्स देंगे। तो ये तीन चीजें हैं। अब मैं इसके ऊपर थीसिस स्टेटमेंट बनाइए, जरा देखिएगा। एजुकेशन इज द की टू नेशनल डेवलपमेंट। एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट की या कामयाबी की जमानत है। क्यों? बिकॉज इट एनहेंसेस ह्यूमन कैपिटल, रिड्यूसेस पॉवर्टी एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तालीम जो है वो कौमी तरक्की की कुंजी है, क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल को मजबूत करती है। ये जो लोग होते हैं, हम वर्क फोर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, इनको ये क्या करती है, इन्हेंस करती है, पॉलिश करती है, इंप्रूव करती है, उनकी स्किल्स को अपडेट अपडेट करती है, और गुर्बत को ख़त्म करती है तालीम, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है इंसान को कमाने की। इसी तरह ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, जो जमहूरी इदारे होते हैं, उनको मजबूत करती है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है, वो तो टॉपिक तो क्लियर है आपके सामने। इस पे स्टांस मेरा क्या है, एजुकेशन इज अ की टू नेशनल डेवलपमेंट, कि एजुकेशन नेशनल डेवलपमेंट की है, ये स्टांस है। आगे उसकी बिकॉज के बाद उसकी रीजन दी गई हैं तीन। इसी तरह अगर हम देखें, थीसिस स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स कौन से होते हैं, ये अभी जो मैंने बयान किया उन चीज़ों को मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। थीसिस स्टेटमेंट के तीन टॉपिक्स होते हैं। पहली बात, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, कि पहले टॉपिक, दूसरा आप उसका क्लेम, जो आपकी ओपिनियन, जो आपका आर्गुमेंट क्या है, जहाँ ओपिनियन, क्लेम, या यहाँ पे मैं इसको वर्ड आर्गुमेंट भी लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। आप थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीजें शामिल होती हैं, कि आपका टॉपिक क्या है, आपका आर्गुमेंट क्या है, और आप उसकी रीजन या उसके सपोर्ट में कौन कौन से आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। टॉपिक, आपका आर्गुमेंट, उसकी रीजंस, ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे का वैसे फार्मूला है, जनरल फार्मूला। अब जरा देखिएगा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जहां पे एग्जांपल ब्रेक डाउन कर रहा हूं। एक थीसिस स्टेटमेंट आपके सामने मैं पढ़ रहा हूं, और ये इसको मैं जरा मजीद डाउन कर देता हूं। थीसिस स्टेटमेंट है, क्लाइमेट चेंज इज द मोस्ट सीरियस ग्लोबल चैलेंज टुडे। क्लाइमेट चेंज आज की दुनिया का सबसे बड़ा आलमी लेवल का चैलेंज है। क्यों? बिकॉज इट थ्रेटन्स फूड सिक्योरिटी, एक्सलरेट नेचुरल डिजास्टर्स एंड इंडेंजर्स ह्यूमन सर्वाइवल। क्लाइमेट चेंज इस वक्त आलम में पूरी दुनिया का ग्लोबल एक चैलेंज है, पूरी दुनिया का। क्यों? क्योंकि ये फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा करती है, क्योंकि ये इससे नेशनल जो नेचुरल डिजास्टर, यानी कि जो कुदरती आफात होती हैं वो आती हैं, और इससे जो ह्यूमन सर्वाइवल है, इंसानी बका जो है, वो खतरे में पड़ जाती है। तीन रीजन भी बता दी। तो अब ये देखिएगा जरा कि इस थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीजें कैसी शामिल है। टॉपिक इसमें क्या है, क्लाइमेट चेंज। इसमें क्लेम मैंने क्या किया है कि ये मोस्ट सीरियस ग्लोबल चैलेंज है। ये मेरा स्टांस या क्लेम या ओपिनियन या आर्गुमेंट है। और रीजन मैंने क्या दिए हैं, कि फूड सिक्योरिटी को थ्रेटन करती है, यानी कि थ्रेटन करती। दूसरा, डिजास्टर इससे आते हैं, और इससे इससे ह्यूमन जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाती है। तो ये रीजंस आ गई। तो थीसिस स्टेटमेंट में तीन चीजें होती हैं, और ये आर्गुमेंटेटिव एसेस के अंदर फार्मूला होता है कि टॉपिक बताती है,
उसमें आप जो राइटर हैं, जो ऐसे लिख रहे हैं स्टूडेंट कैंडिडेट, उसका स्टांस, उसका आर्गुमेंट, उसकी ओपिनियन, उसका क्लेम क्या है और उसकी फिर रीजंस क्या है। टॉपिक, क्लेम, रीजन। टॉपिक, आर्गुमेंट, रीजंस। टॉपिक, ओपिनियन, उस ओपिनियन की रीजंस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब जरा देखें कि थीसिस स्टेटमेंट एक ऐसे के अंदर कहाँ हम प्लेस करते हैं उसको। वेयर अ थीसिस स्टेटमेंट शुड बी रिटन इन इंग्लिश ऐसे। इसकी करेक्ट प्लेसमेंट ये है कि जो आप थीसिस, जब आप आउटलाइन लिख चुके होते हैं, आउटलाइन के बाद जो आपका पहला पैराग्राफ होता है जिसको इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कहते हैं, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ की आखिरी लाइन, चाहे वो एक है या दो है, अगर थीसिस स्टेटमेंट एक लाइन की है तो आपका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी लाइन थीसिस स्टेटमेंट होती है। और अगर इसकी में दो सेंटेंसेस है तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ की आखिरी दो लाइन थीसिस स्टेटमेंट कहलाएंगी। तो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के एंड पे रखी जाती है। अब जरा देखें, जो मैं मिसाल यहाँ देता हूं कि अगर आपके पास कोई इंट्रोडक्शन आप लिख रहे हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है। पहले तो आप जो उसका जेनेरिक किस्म का आगाज करते हैं, इंट्रोडक्शन किसी भी टॉपिक के ऊपर बात करें तो जब आप किसी ऐसे भी के अंदर इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो आप एक बैकग्राउंड सेंटेंसेस लिखते हैं वहां पे, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो एक जनरल कॉन्टेक्स्ट बयान कर रहे होते हैं, फिर उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। फिर जब थीसिस स्टेटमेंट लिखते हैं एंड पे, जब पैराग्राफ एंड हो रहा होगा तो उस टाइम आप थीसिस स्टेटमेंट लिख देते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया कि इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ का स्ट्रक्चर क्या होता है कि पहले जनरल बात करें करते हैं, जेनेरिक कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं, जनरल बात करते हैं, क्योंकि इंडक्शन में आप जनरल से आप स्पेसिफिक की तरफ आ रहे होते हैं, तो जनरल बातें करते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आखिर में पैराग्राफ को एंड करते हैं, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ को एंड करते हैं थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। अब जरा एक सवाल है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है उनको आउटलाइन में क्या मेंशन करना चाहिए। यस, आउटलाइन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट को मेंशन करना चाहिए। अगर तो आप इंट्रोडक्शन में आउटलाइन में पहली हेडिंग देते हैं, आपको पता है हमेशा कि आउटलाइन में पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन की होती है, तो इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे और कुछ नहीं लिखा जाता, लेकिन वहां अगर आप लिख देते हैं थीसिस स्टेटमेंट और पूरा सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट का जो भी आपका है वो अगर आप लिख देते हैं दैट्स ओके। अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो आपको इनडायरेक्टली थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन के अंदर लाजमी लिखनी चाहिए। वो कैसे होगी, इनडायरेक्टली से क्या मुराद है, इनडायरेक्टली से मुराद ये है कि थीसिस स्टेटमेंट बेसिकली पूरे ऐसे का सेंट्रल थीम है। जो आपकी आउटलाइंस बनेगी, पहली तो होगी इंट्रोडक्शन, दूसरा होगा आपका सपोज कॉन्टेक्स्ट है या हिस्टोरिकल ओवरव्यू व्हाट्सएवर, तीसरे में आपके चैलेंजेस हैं, चौथे में आपके सॉल्यूशंस हैं, पांचवें में आपके क्या है, वे फॉरवर्ड है। तो ये जो आउटलाइन जो रिफ्लेक्ट कर रही है, वो उसके आउटलाइन इस तरह आप बनाएं कि वो थीसिस स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करे। जरा देखें, रूल्स फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स ये हैं कि आउटलाइन शुड रिफ्लेक्ट द थीसिस आइडियाज। जो थीसिस स्टेटमेंट हम मैंने ऊपर दो तीन डिस्कस किए हैं, तो थीसिस स्टेटमेंट में जो जो चीजें होती हैं, जो आपका स्टांस है, जो आपकी रीजंस है, वो आउटलाइन के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी बात यह है एग्जैक्ट सेंटेंस जो है वो जरूरी नहीं है कि आप आउटलाइन के अंदर जो पहली हेडिंग है इंट्रोडक्शन उसके नीचे थीसिस स्टेटमेंट भी लाजमी लिखें, ये जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं वैसे आप। तीसरी बात यह है कि आउटलाइन के अंदर जो पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन होता है, दूसरे पॉइंट में अगर सपोज आपने कोई ओवरव्यू जो दिया है या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है या व्हाट्सएवर कोई इंपॉर्टेंस दी है किसी चीज़ की, तीसरे पॉइंट में आपने चैलेंजेस बयान किए हैं, चौथे में आपने सोल्यूशन बयान किए हैं, पांचवें में आपने वे फॉरवर्ड दिए है, छठा पॉइंट आपका सपोज कंक्लूजन है। तो ये जो आपकी आउटलाइन में जो पॉइंट्स हैं, ये सब आउटलाइन के पॉइंट्स बेसिकली इस तरह बनाने चाहिए ताकि थीसिस स्टेटमेंट इनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही हो। ये आउटलाइन जो है आपकी थीसिस स्टेटमेंट की गमाजी कर रही हूँ, अक्कासी कर रही हूँ। अब मैं मिसाल देता हूँ जरा, फिर आपको क्लैरिटी होगी। थीसिस स्टेटमेंट है कि करप्शन अंडरमाइंस गवर्नेंस, इकोनॉमी एंड पब्लिक ट्रस्ट। मैंने एक थीसिस स्टेटमेंट बनाई, कोई टॉपिक है, मैंने कहा कि करप्शन अंडरमाइंस, करप्शन कम करती है किसी चीज को, गवर्नेंस को कमजोर करती है, इकोनॉमी को कमजोर करती है और पब्लिक ट्रस्ट को कमजोर करती है। ये मेरा स्टांस है। अब जरा देखिएगा, मैं इसके ऊपर एक आउटलाइन बनाने लगा हूं, उस आउटलाइन को मैं इस थीसिस स्टेटमेंट मैं आउटलाइन कैसे बनाता हूं ताकि ये थीसिस स्टेटमेंट उसमें से रिफ्लेक्ट हो, नजर आए। जरा देखिएगा, मैंने आउटलाइन ये पॉइंट्स बनाए कि करप्शन एंड वीक गवर्नेंस, ये फ्रेज की शक्ल में, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन, सोशल इंपैक्ट एंड लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। आप जरा देखिए, पहले पॉइंट में वीक गवर्नेंस की बात आ रही, उसको मैंने करप्शन से जोड़ दिया। दूसरे पॉइंट में मैंने इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि करप्शन के मुआशी जो जो होते हैं, समरात होते हैं या रिजल्ट्स होते हैं, जो आउटकम्स होते हैं, नतज होते हैं, तो करप्शन के मुआशी नतज क्या होते हैं, तो ये मैंने दूसरा पॉइंट इकोनॉमी वाला भी डिस्कस कर लिया। तीसरा मैंने पॉइंट सोशल इंपैक्ट या लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट, सोशल इंपैक्ट भी होता है, लोग जो है, लोगों को पता होता है कि ये करप्शन जो है वो क्या करती है, मॉरल करप्शन जो है लोगों को
लोगों की जो राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होते, और जो लोग जो है उनका पब्लिक ट्रस्ट खत्म हो जाता है इदारों के अंदर। तो ये पब्लिक ट्रस्ट का लॉस या सोशल इम्पैक्ट भी मैंने बयान कर दिया। अब ये तीन आउटलाइन है, तो ये बेसिकली किसी ऐसे की आउटलाइन में से अगर अब ये तीन पॉइंट मैंने ये दिए हैं, तो इसका मतलब है ये तीनों पॉइंट मिला के तीसरे स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि करप्शन वाकई अंडरमाइन करती है गवर्नेंस को भी, इकोनॉमी को भी, और पब्लिक ट्रस्ट को भी। तो अगर आपने डायरेक्ट नहीं लिखी, अगर आउटलाइन के अंदर आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे तीसरी स्टेटमेंट लिखी नहीं है, तो फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि पहली हेडिंग दी इंट्रोडक्शन, फिर दूसरी हेडिंग, तीसरी, चौथी, पांचवी हेडिंग सारी ऐसी होनी चाहिए कि थीसिस स्टेटमेंट के जो अज्जा हैं उनको आप बखेरें मुख्तलिफ आउटलाइन की शक्ल में। इसी तरह जरा नेक्स्ट देखें कि एक गोल्डन टिप ये है, अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, कि एग्जामिनर को इस काबिल आप बनाएं कि वो आपकी आउटलाइन पढ़ के उसको पता चल जाए कि इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या है। जरूरी नहीं है कि आप थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के नीचे लाजमी लिखें, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज ऑप्शनल। लेकिन आप आउटलाइन इस तरह की बनाएं कि जो आपका थीसिस स्टेटमेंट है, जो आपका स्टांस है, वो आउटलाइन के अंदर रिफ्लेक्ट हो, मैनिफेस्टेशन उसकी हो। आपकी आउटलाइन, योर आउटलाइन शुड बी मैनिफेस्टेड थ्रू sorry, your thesis statement should be manifested through your outline. या बाल दीगर, पुटिंग another way around, your outline should reflect thesis statement. I'm repeating again. I'm repeating, sorry, not again. I'm repeating. Your outline should reflect thesis statement. Yeah, your thesis statement should be manifested by outline. इसी तरह आप जरा देखें कि थीसिस स्टेटमेंट को अगर आप ऐसे को कंक्लूड कर रहे हैं, आपने पूरा ऐसे लिख लिया, अब आखिरी पैराग्राफ पे आप आ गए। आखिरी पैराग्राफ होता है कंक्लूजन का, उसमें भी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है, उसको हम रीस्टेट करते हैं। तो कैसे करते हैं? आप एग्जैक्टली जो थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में एंड पे लिखते हैं, उसी उन्हीं अल्फाज को उठा के कंक्लूजन में नहीं लिख सकते, बल्कि उसका सिनोनिम्स लिखते हैं। जरा देखिएगा, पहली बात यह है कि आप सिनोनिम्स यूज करें। अगर आप सिनोनिम्स यूज करेंगे तो इसका मतलब यह है कि आप, थीसिस स्टेटमेंट वही रहेगी, लेकिन आपने उसके अल्फाज जरा चेंज किए, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर जरा चेंज कर लें। तीसरी बात यह है कि जो पूरा मेन आपका आर्गूमेंट है, स्टांस है, उसको आप क्या करें, उसको समराइज करें, जो आप स्टांस ले चुके हैं पूरे ऐसे में। मिसाल जरा मैं देता हूं आपको, देखिएगा। एग्जांपल है, मैं एक थीसिस स्टेटमेंट लेता हूं। थीसिस स्टेटमेंट है कि मीडिया प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन एंड थ्रेटनिंग डेमोक्रेसी। कि मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने में, शेप करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता है, और इससे जमहूरियत क्या होती है, स्ट्रेंथन होती है। यानी कि मीडिया जो है वो जमहूरियत को मजबूत करता है, और जो लोगों की पब्लिक ओपिनियन डेवलप करता है। तो ये मीडिया के दो रोल मैंने बयान कर दिए हैं थीसिस स्टेटमेंट के अंदर। अब जरा देखें, ये मैंने थीसिस स्टेटमेंट लिखी थी इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के एंड के ऊपर। इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के एंड के ऊपर तो थीसिस स्टेटमेंट लाजमी लिखी जाती है। दूसरी जगह पे कहाँ लिखी जाती है? कंक्लूजन की पैराग्राफ के अंदर, स्टार्ट में। इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के एंड पे कंक्लूजन होती है, लेकिन कंक्लूजन के पैराग्राफ के शुरू में कंक्लूजन थीसिस स्टेटमेंट होती है। तो जरा अपोजिट हो जाता है कि जब ऐसे स्टार्ट करते हैं तो पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होता है, उसके एंड पे थीसिस स्टेटमेंट आएगी। लेकिन जब ऐसे को कंक्लूड कर रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ जो कंक्लूजन का है उसको स्टार्ट ही करेंगे किसी से, थीसिस स्टेटमेंट से। लेकिन वही थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगी जो कि आप इंट्रोडक्शन पैराग्राफ के एंड पे बयान कर चुके होंगे। उसको जरा अल्फाज उसको चेंज करें, सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करें, या उसमें सिनोनिम्स चेंज करें, या उसमें आर्गूमेंट को जरा समराइज करें। जरा देखिएगा, मैंने कहा कि मीडिया जो है वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और डेमोक्रेसी को मजबूत करता है। ये मैं इंट्रोडक्शन की पैराग्राफ के एंड पे ये बात थीसिस स्टेटमेंट डाल चुका हूं। अब मैं ऐसे को कंक्लूड कर रहा हूं, मैं इसी स्टांस को, इसी थीसिस स्टेटमेंट को रीस्टेट कैसे करता हूं, जरा देखिएगा। इन कंक्लूजन, ये कंक्लूजन की पैराग्राफ का आगाज हो रहा है। इन कंक्लूजन, द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक थिंकिंग एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट मेक्स इट एन इंडिस्पेंसिबल पिलर ऑफ मॉडर्न सोसाइटी। आखिर पे मैं ये कह रहा हूं, इन कंक्लूजन, जो मीडिया का इन्फ्लुएंस है किस चीज के ऊपर, पब्लिक थिंकिंग के ऊपर, यानी पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक शेप करती थी, पब्लिक थिंकिंग के ऊपर मीडिया का जो असर है, और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर। मीडिया का लोगों की थिंकिंग के ऊपर और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट के ऊपर जो असर है, जो इन्फ्लुएंस है, दैट मेक्स इट इनडिस्पेंसिबल, ये उसको एक नागुजीर पिलर बनाता है किस चीज का, मॉडर्न सोसाइटी का। तो अब देखिए, अल्फाज वही है कि मीडिया क्या करता है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करता है और डेमोक्रेसी को मजबूत करता है, लेकिन अल्फाज चेंज हो गए हैं। मैंने कहा इन कंक्लूजन, द इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया ऑन पब्लिक थिंकिंग एंड डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट मेक्स इट एन इनडिस्पेंसिबल, an inevitable part of, an inevitable pillar of the modern society.
होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब जरा देखते हैं कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स में लेके आया हूँ, 5 टॉपिक्स। ये 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर ज्यादातर आते रहते हैं। मैं उनकी थीसिस स्टेटमेंट जरा आपके सामने बयान करूंगा, और फिर उसकी आपको उससे आपको आइडिया होगा कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है। टॉपिक है, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। कि करप्शन जो है वो तमाम जो बुराइयां हैं, बीमारी, मसाइल हैं, उनकी क्या है, जड़ है। मैंने थीसिस स्टेटमेंट बनाई है, जरा देखिएगा कि करप्शन इज। अब जरा देखिएगा, ये जो टॉपिक है वैसे कौन सा टॉपिक है, आर्गुमेंटेटिव। ऐसे कि करप्शन जो है वो तमाम बीमारियों का रूट काज है। आप इसकी फेवर में भी जा सकते हैं, इसकी मुखालफत में भी जा सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि करप्शन इज नॉट द रूट काज ऑफ ऑल इवल्स। अगर मैं ये कहता हूं कि करप्शन रूट काज नहीं है, तो फिर मैं उसके अपने हक को, अपने स्टांस, अपने आर्गुमेंट, अपने ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए रीजंस बताऊंगा। अगर आप कहते हैं कि बाकी तमाम मसाइल का, तमाम चैलेंजेस का, तमाम इश्यूज का, तमाम इवल्स का, तमाम बुराइयों का की जड़ जो करप्शन है, तो फिर आप उसकी सपोर्ट में, उसकी फेवर में रीजंस देंगे। तीसरा स्टेटमेंट मैंने जो बनाई है वो ये है कि करप्शन इज द रूट काज ऑफ ऑल इवल्स as it weakens state institutions, obstructs economic growth, and erodes public trust in governance। तो मैंने बता दी करप्शन, पहला मेरा स्टांस आ गया, फिर आगे उसके मैंने रीजन दे दी। दूसरा टॉपिक देखें, रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल बिल्डिंग। ये टॉपिक है, थीसिस स्टेटमेंट जरा देखें। एजुकेशन प्लेज अ पिवटल रोल इन नेशनल बिल्डिंग। कैसे?